हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, वो हमारा हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री का ये क्लास 10th का लेक्चर है। ठीक है, ये जो वीडियो लेक्चर है ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। बस यूपी बोर्ड वाले एक बात का ध्यान देंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले इस बात का ध्यान देंगे। यूपी बोर्ड जो है वो हिंदी में लिखेंगे, उनको जो हेडिंग इंग्लिश में लिखना होगा लिख लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश वाला लिखेंगे और उनको जो हेडिंग या बीच बीच में कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसको हिंदी में लिख लेंगे। यूपी बोर्ड वाले पूरा हिंदी इंग्लिश नहीं लिखेंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले पूरा हिंदी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है बात, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी लिखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको आगे जाकर के पढ़ने का इसको मन नहीं करेगा। ठीक है, दोनों में रहेगा तो, क्योंकि नोट्स थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगा फिर दोनों पढ़ने में। तो एक काम करिएगा, आपका जो भी है, यूपी बोर्ड है तो हिंदी में, सीबीएसई बोर्ड है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम जो बात करेंगे वो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। हिस्ट्री का क्लास 10th का जो हमारा बुक है, भारत और समकालीन विश्व 2, क्योंकि 19th में था तो ये सेकेंड है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, जो यूरोप जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में ही आया था। ठीक है, और यूरोप में एक जगह है फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में आया और फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है और उसका जो फैलाव है ना, वो फ्रांस से ही हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अभी जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको चैप्टर में अगर वो टर्म बोला जाए, जैसे बोला जाए सामंतवाद या राष्ट्रवाद, तो आपको बात समझ में आए कि सामंतवाद, राष्ट्रवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, ये सब का मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म भी है। ठीक है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को। देखिए, देश, देश को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कंट्री, सबको पता होगा, COUNTRY। कंट्री क्या है, कंट्री एक भौगोलिक टर्म है, मतलब जियोग्राफिकल टर्म है, भौगोलिक अवधारणा, अवधारणा, या इसको इंग्लिश में लिखें तो जियोग्राफिकल टर्म। ठीक है, जियोग्राफिकल टर्म है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कोई देश, तो देश का मतलब है कि जैसे ये भारत देश है। ठीक है, तो भारत देश की क्या है, अपनी एक सीमा है। ठीक है, तो देश उसको कहते हैं जिसका एक सीमा होता है, जिसकी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, वो क्या है, देश है। ठीक, तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, देश। राज्य क्या है, राज्य जो है ये एक राजनीतिक अवधारणा है, राजनीतिक, राजनीतिक अवधारणा या पॉलिटिकल टर्म है। क्या ये क्या है, पॉलिटिकल टर्म है, मतलब पॉलिटिक्स में यूज किया जाने वाला एक टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, राज्य, कोई भी देश को राज्य होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। ठीक है, वो क्या है, वो 4 शर्तें हैं। कोई भी देश राज्य तब बन सकता है जब उनके पास क्या हो, जब उनके पास भूमि हो। ठीक है, वहां पर रहने वाले लोग हो, मतलब जनसंख्या हो, वहां पर उन लोगों को चलाने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब वहां पे सरकार होनी चाहिए। ठीक, और जो फोर्थ है वो संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता, ये हम अभी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जो राज्य है या जो स्टेट है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट। ठीक है, कोई भी स्टेट तब बन सकता है जब वहां पे भूमि हो, जनसंख्या हो। ठीक, जनसंख्या मतलब उस भूमि पर रहने वाले स्थायी लोग होने चाहिए। ठीक है, वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए और वो संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरिटी।
ठीक। इसका मतलब होता है कि देश अपना निर्णय स्वतंत्र ले सके। निर्णय मतलब डिसीजन, DECI, इंग्लिश एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देश अपना निर्णय स्वयं ले सके, ठीक। संप्रभुता एक शब्द है, संप्रभु। अगर कोई भी देश अपना निर्णय स्वयं ले रहा है तो हम उसको कहते हैं वह एक संप्रभु राज्य है ना। मतलब अगर बोल रहे हैं कि कोई भी राज्य अपना निर्णय स्वयं ले सकता है तो इसका मतलब है कि वो संप्रभु राज्य है। मतलब उसमें न तो देश के अंदर का कोई इंटरफेयर करेगा और न तो देश के बाहर का कोई इंटरफेयर करेगा। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक। वहां की सरकार जो उसके लिए निर्णय लेगी वो स्वतंत्र रूप से लेगी, न तो देश के अंदर उसको चुनौती करने वाला कोई होगा और न तो देश के बाहर, बशर्ते वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है संप्रभु, संप्रभुता, ठीक है। इसको इंग्लिश में सोवर्टी कहते हैं। देश अपना निर्णय या डिसीजन स्वयं ले सके, उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रभु, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब जो हमारा थर्ड है इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, निर्णय स्वयं ले सके, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड था वो था राष्ट्र। वो क्या था, राष्ट्र, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशन। तो राष्ट्र शब्द जो है, राष्ट्र जो है ये एक भावना है। राष्ट्र क्या है, एक भावना है, एक फीलिंग है, भावना। ये क्या है, फीलिंग है। किस चीज की, जुड़ाव की, इंटीग्रिटी की, ठीक। किससे जुड़ा, तो लोगों के समूह का, लोगों के समूह का। तो जो राष्ट्र है, राष्ट्र जो है, राष्ट्र एक भावना है, ठीक है। लोगों के समूह द्वारा जो जुड़ाव महसूस होता है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्र। जैसे अगर हम बोले इंडियन, तो इंडियन बोलते ही हमारे अंदर एक भावना होती है कि हम सभी एक हैं। तो वो क्या है, वही उसी भावना को हम कहते हैं राष्ट्र, या उसी भावना को हम क्या कहते हैं, नेशन, ठीक। समझ में आ रहा है। और ये जुड़ाव का बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका आधार कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है धर्म के आधार पर, हो सकता है नस्ल के आधार पर, हो सकता है प्लेस के आधार पर, ठीक है। तो भावना कुछ भी हो सकती है। इस जुड़ाव का आधार हो सकता है नस्ल हो सकता है धर्म हो सकता है कि संस्कृति हो, ठीक है। मतलब रिलीजन हो सकता है, संस्कृति मतलब कल्चर हो सकता है, ठीक है। तो जुड़ाव का आधार कुछ भी हो सकता है, बशर्ते लोगों के अंदर एक भावना आनी चाहिए कि हम सभी एक हैं। जैसे मतलब हम सब भारतीय हैं, ठीक है, हम सभी भारतीय हैं। तो भारतीय कहते ही हमारे अंदर एक जुड़ाव महसूस होता है, ठीक है। उसी जुड़ाव की जो भावना है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र, ठीक है। उसी क्या कहते हैं, राष्ट्र या नेशन। आई होप आप लोगों को देश, राज्य और राष्ट्र क्लियर हुआ होगा। देश जैसे भारत देश भी है, भारत राज्य भी है, भारत राष्ट्र भी है। कोई भी देश तीनों भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। तो ये अलग अलग हो सकता है। जैसे फिलिस्तीन है, ठीक है, तो वहां पे देश है, वो अपना जमीन है तो वो देश है। राष्ट्र है क्योंकि वहां के लोग जुड़ाव महसूस करते तो वो राष्ट्र है। लेकिन वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट नहीं है, उसको लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वो ये दोनों तो है लेकिन वो राज्य नहीं है। भारत में जैसे भारत को देखिए, भारत का अपना बाउंड्री भी है, ठीक है, तो वो देश है। भारत में भूमि तो है ही, भाई भूमि नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो भारत देश है। भारत में रहने वाली स्थायी जनसंख्या है, भारत में गवर्नमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे संप्रभुता है, मतलब गवर्नमेंट अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, ठीक है। तो भारत राज्य भी है, भारत राष्ट्र भी है, क्योंकि हम सभी भारतीय कहते ही हम भारत के लोगों में एक जुड़ाव महसूस होता है, ठीक है। तो भारत क्या है, एक राष्ट्र भी है, ठीक। तो ये तीन है। जैसे कुर्क में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी एक बार देखिएगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये तीन चीजें क्लियर हुई होंगी, देश, राज्य और राष्ट्र। देश उसको कहेंगे जिसका अपना एक भौगोलिक सीमा होगा, ठीक है, एक बाउंड्री होगा, वो देश है। राज्य क्या है, राज्य एक राजनीतिक टर्म है
राज्य होने के लिए किसी भी कोई भी देश को राज्य होने के लिए 4 चीजें जरूरी है। जैसे वहां पर एक वहां पे भूमि होनी चाहिए, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब वहां पे रहने वाले लोग स्टेबल होने चाहिए, एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं संप्रभुता, तो वो होनी चाहिए। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कुछ है नहीं, राष्ट्र एक भावना है जिससे हम सभी आपस में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी भारतीय हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं हम लोग के अंदर क्या आ जाता है, एक भावना आ जाती है कि हम सब एक हैं, तो वो क्या है, वो जो भावना है उसी भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र, ठीक। चलिए अब हम अगला टर्म देखते हैं। अच्छा, जो राष्ट्र की भावना है ये सबसे पहले आई कहाँ थी? तो ये भी फ्रांस में ही आए थे, ठीक है, मतलब फ्रांस से इस चीज की अभिव्यक्ति हुई है। अभी जब चैप्टर में आएंगे तो हम पढ़ेंगे उन चीजों को, ठीक है। पहले हम 9th का थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जब तक आप 9th के फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसको आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा समय हो, है ना, या आप उसको देख सकते हो, तो एक बार 9th का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 10th जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब एक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? अभी हम बताएं राष्ट्र क्या है, एक भावना है। देखिए, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है, ठीक। मतलब राष्ट्रवाद क्या है? लोगों में अंतर रहते हुए, मतलब राजनीति में अंतर रहते हुए, आर्थिक स्थिति में मतलब सामाजिक समाज में अंतर रहते हुए, उनकी संस्कृति में अंतर रहते हुए भी लोग एक हैं, ठीक है। अभी हो भी सकता है, मतलब उनकी संस्कृति हो सकता है अलग अलग हो सकता है, उनकी संस्कृति एक हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर लोगों में जो एकता की भावना है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है, इस पर जो एक होने की भावना है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद कुछ है नहीं, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदाय के बीच, मतलब एक भौगोलिक सीमा जैसे भारत समझ लीजिए, एक भौगोलिक सीमा में, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता से संबंधित है, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। इतना नोट करिए आप लोग फटाक से। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो आप लोग राष्ट्रवाद समझ गए होंगे, इसको इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। नेशनलिज्म इन जनरल सेंस रेफर्स टू द फीलिंग, क्या है ये, फीलिंग है, ठीक है, किसकी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल यूनिटी, यूनिटी एमंग कम्युनिटीज लिविंग अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब एक ही जियोग्राफिकल बाउंड्री या एक ही भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की भावना है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। ये है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ आया था, फ्रांस में आया था, ठीक है। आइए अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है सामंतवाद पर। देखिए, आप लोग जो लोग 9th में पढ़े होंगे एक चीज बहुत पढ़े होंगे, सामंती व्यवस्था, ठीक है, या सामंतवाद, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, यूरोप में जो, ऐसे समझे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, ठीक है, तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ जो कार्य करते थे, जो ऊंचे पद पर थे, उनको राजा महाराजा क्या करते थे, एक भूमि दे देते थे, मतलब जो उनको वेतन दिया जाता है तो उस वेतन के रूप में वो जमीन दे देते थे, ठीक है। उसी को क्या कहा गया था, सामंतवाद। आइए देखिए, यूरोप में उच्च मध्यकालीन युग के दौरान, मतलब यूरोप में जो मध्यकाल का समय था तो उस समय की बात हो रहा है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राजा राजनीतिक समर्थन व सैन्य सेवाओं के बदले में अपनी जमीन कुलीनों को सौंप देता था, ठीक है। अपनी जमीन किसको सौंप देता था, कुलीनों को सौंप देता था, ध्यान दीजिए यहाँ। और ये जो मध्यकालीन का समय है, यह 9वीं से 15वीं शताब्दी, मतलब जो सामंतवाद है, सामंतवाद यूरोप में आया था। और यूरोप, देखिए, सामंतवाद हर देश में अलग अलग समय में चला था, ठीक है। तो यूरोप में जो सामंतवाद का टाइम पीरियड है वो 9th to 15th सेंचुरी है, ठीक है, मतलब 9वीं से 15वीं शताब्दी है, ठीक। 14वीं शताब्दी में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में फ्यूडलिज्म धीरे धीरे क्या होने लगा था, समाप्त होने लगा था। और एक ये नोट डाल के लिखिएगा, जो स्कॉटलैंड है,
ठीक है। स्कॉटलैंड में सामंती काश्तकारी उन्मूलन अधिनियम 2000 का भाग 4, ठीक है, 2003 के अंत में लागू हुआ और 2004 में ये पूरी तरह लागू हो गया। मतलब 2004 में स्कॉटलैंड में सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो सामंतवाद जो स्कॉटलैंड में जो सामंतवाद खत्म हुआ था वो 21वीं शताब्दी में खत्म हुआ था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखिए। अभी हमारा कुछ टर्म और है, जैसे उदारवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, ठीक है। नेपोलियन जो था वो सेंसरशिप लगाया था, तो उस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, तो ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी ये 3 बात आपको समझ में आया होगा। जैसे अभी हम बात किए केवल देश का, राज्य का, राष्ट्र का, तो देश क्या है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री, एक भौगोलिक सीमा है, जिसके पास भी भौगोलिक सीमा है वो एक देश है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, राज्य पे, जिसके पास भूमि है, लोग हैं, सरकार है, और वो सरकार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो क्या है, संप्रभु वो राष्ट्र है, राज्य है। जैसे भारत क्या है, एक राज्य, स्टेट है, ठीक है। तीसरा, राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र एक भावना है जो लोगों के समूह में उत्पन्न होती है, ठीक है। और वो भावना किसी भी आधार पर हो सकती है, मतलब धर्म, नस्ल, जाति या किसी भी बेस पर, ठीक है, उसका आधार कुछ भी हो सकता है। दूसरा हम बात किया राष्ट्रवाद, ठीक है। तो एक ही भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकता को महसूस करते हैं या एकता का अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद भी एक भावना ही है, जैसे राष्ट्र क्या है, एक फीलिंग है, तो राष्ट्रवाद मतलब लोगों में फीलिंग जो आ रही है वही है राष्ट्रवाद। फ्यूडलिज्म पता है, फ्यूडलिज्म क्या है, जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करते थे लोग, है ना, मतलब राजा महाराजा, वो क्या करते थे, जमीन का एक टुकड़ा दान के रूप में दे देते थे, सॉरी वेतन के रूप में दे देते थे, उसी को फ्यूडलिज्म कहा गया। सब स्कॉटलैंड में कब तो चला था, तो स्कॉटलैंड में ये 21वीं शताब्दी में खत्म हुआ था, ठीक है। और जो यूरोप में चल रहा था ये 9वीं से 15वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। 14वीं शताब्दी में यूरोप में धीरे धीरे सामंतवाद का पतन होने लगा था, ठीक है। इतना नोट करिए। हम ये जो सामंतवाद है इसको नीचे इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, हमने जो अभी फ्यूडलिज्म को पढ़ा था, तो फ्यूडलिज्म को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, फ्यूडलिज्म या ये फ्यूडलिज्म या सामंतवाद, ठीक है। ये क्या है, ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द हाई मिडिल एज इन यूरोप इन विच द किंग ग्रांटेड देयर लैंड टू नोबेल, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, किंग ग्रांटेड देयर लैंड टू द नोबेल। नोबेल मतलब जो सामंत लोग होते हैं या जो कुलीन लोग थे, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट। किसके लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट और मिलिट्री सर्विस। पॉलिटिकल सपोर्ट और मिलिट्री सर्विस के लिए जो किंग थे वो अपने लैंड को क्या कर दे रहे थे, दे रहे थे, ठीक है, इसको, नोबेल्स को। उसी को क्या कहा गया, फ्यूडलिज्म, ठीक है। कंप्लीटली डिसमेंटल्ड इन 2004 द एबोलिशन ऑफ फ्यूडल टेन्योर एक्ट 2000, ठीक है। ये किसके लिए है, स्कॉटलैंड के लिए है। स्कॉटलैंड में जो सामंतवाद का पतन हुआ था वो हुआ था 21st सेंचुरी या 21वीं शताब्दी में, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत, फेडरल टेन्योर एक्ट 2000, ठीक है, मतलब 2000 इसके तहत, ठीक। तो ये चीज है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा जो एक टर्म है वो है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुरानी परंपरा है, ठीक है, अब भले ही वो गलत है, सही है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जो रूढ़िवादी लोग होते हैं या जिनका ऐसा मानना होता है, ठीक है, तो अगर कोई पुराना रीति रिवाज या पुरानी प्रथा, कोई संस्थान, परंपरा चली आ रही है, ठीक है, तो वो चेंज न हो, ठीक है। जो लोग होते हैं, जो लोग पुराने रीति रिवाज, भले ही वो गलत, जैसे सती प्रथा, एक बहुत ही सती प्रथा क्या था, सती प्रथा बहुत बढ़िया चीज तो था नहीं, ठीक है, लेकिन सती प्रथा चूंकि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो ये जो था ये रूढ़िवाद था, ठीक है। तो पुराने रीति रिवाज, पुरानी जो परंपरा है या रीति रिवाज है जो कई सालों से चली आ रही है, उसी को कहते हैं रूढ़िवाद या वर्बेलिज्म, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, वर्बेलिज्म। अब सती प्रथा में क्या किया गया था कि स्त्रियों को सती होना पड़ता था, ठीक है। जो महिलाएं थी या जो फीमेल्स थी, स्त्री थी,
उनको क्या होना पड़ता था, उनको सती होना पड़ता था। तो महिलाओं के विषय में एक धारणा बन गई थी कि महिलाओं को सती होना पड़ेगा। इसको कहा गया रूढ़िबद्ध, मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में एक पक्की धारणा बन जाती है, ठीक है, कि ये होगा ही होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध या स्टीरियोटाइप। ठीक है, जो पुराना परंपरा चला आ रहा है वो रूढ़िवाद है, उसके विषय में एक पक्की धारणा का बन जाना रूढ़िबद्ध। ठीक है, और इन चीजों पर जो लोग विश्वास करते हैं या जो उन चीजों को मानते हैं उन लोगों को कहते हैं हम रूढ़िवादी। उन लोगों को क्या कहते हैं हम, रूढ़िवादी। ठीक है, जो इंग्लिश में कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है, रूढ़िवाद वो चीज है जैसे कोई परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, वो रूढ़िवाद है। अब जो परंपरा चली आ रही है उसके विषय में एक धारणा बन जाती है, एक पक्की धारणा बन जाती है, ठीक है, कि भाई फीमेल्स को सती होना पड़े। इसे सती प्रथा का एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। अब तो फीमेल्स को सती होना पड़ेगा। जैसे एक महिला थी जैसे नांगेली, ठीक है, ये छोटी जाति से आती थी। तो उस समय एक नियम था, भारत में ये चीजें, कुछ कुछ चीजें भारत में जो जिससे लगता है कि मतलब वो एक कलंक के समान लगता है भारत पे, है ना। सती प्रथा हो गया, ठीक, ब्रेस्ट टैक्स हो गया। तो नांगेली एक महिला थी, उसमें एक प्रथा था भारत में कि जो छोटी जाति की होंगी उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर अपना स्तन ढक के चल रही है, ठीक है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, और जो छोटी जाति की वो ढक करके नहीं चल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज था। तो वो क्या था, वो रूढ़िवाद था। वो क्या था, एक रूढ़िवाद ही था। ठीक, उस पर जो लोग विश्वास करते थे वो लोग रूढ़िवादी थे। ठीक, और ये एक धारणा बन चुकी थी कि छोटी जाति के लोग अपना ब्रेस्ट ढक करके नहीं चलेंगे या स्तन ढक करके नहीं चलेंगे। जो महिलाएं जो होंगी वो अपना स्तन ढक करके नहीं चलेंगी। तो ये क्या है, ये रूढ़िबद्धता ही है। ठीक है, तो ये चीजें सही नहीं थी। ठीक है, तो ये भारत जैसे देश के लिए अच्छी चीज तो है नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखें। आप लोग को आई होप क्लियर हुआ होगा कि रूढ़िवाद, रूढ़िवादी और रूढ़िबद्ध। रूढ़िवाद जो प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, जैसे एक उदाहरण दिए सती प्रथा का, बहुत पहले चला आ रहा था तो वो रूढ़िवाद है। उसमें स्त्रियों को सती होना पड़ता था, ये एक धारणा बन चुकी थी जो रूढ़िबद्ध है। और इन चीजों पर जो लोग बिलीव करते थे वो है रूढ़िवादी। ठीक है, अब उनको इससे मतलब नहीं, भाई सही चीज रहे तो क्यों कोई बोलेगा, अब वो गलत था इसीलिए हटा। ठीक है, आइए देखें। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेंसरशिप। देखिए, सेंसरशिप का अर्थ होता है जैसे कभी भारत में कभी क्या मतलब भारत में से मूवी बनता है, ठीक है, या जो कुछ मैगजीन आता है, ऐसे कुछ आता है, तो उसको ना पहले गवर्नमेंट देखती है ना, चेक करती है कि वो कहीं वो कहीं उसमें कुछ ऐसा चीज तो नहीं है जिससे भारत के लोगों पर उसका बुरा असर पड़े। ठीक है, समझ में आया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मीडिया मतलब मीडिया है या गवर्नमेंट है कुछ, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन चीजों को चेक करती है। ठीक, कि जैसे मान लीजिए कोई फिल्म बना, ठीक, तो उस फिल्म पर जो गवर्नमेंट होगी चेक करेगी कि कहीं इस फिल्म में ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिससे भारत के लोगों पर बुरा असर पड़े। ठीक है, अगर वो होगा, अगर ऐसा कोई सीन उनको दिखेगा तो या तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक, या तो उस पिक्चर को बैन कर दिया जाएगा। उसी को कहा जाता है सेंसरशिप। और यही चीज मैगजीन पर भी लागू होता है, अखबार ये सब पर लागू होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज। तो हालांकि इसका कभी कभी मिसयूज भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या देखेंगे तो हमेशा ही हो रहा होगा। चलिए देखिए सेंसरशिप। ठीक, इस सेंसरशिप को हम इसलिए यहाँ पर बता रहे क्योंकि जो एक नेपोलियन थे, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट आप पढ़ेंगे 1804 से 1815 तक उनका शासन रहता है। ठीक है, तो नेपोलियन सेंसरशिप लगाए थे, सेंसरशिप। ठीक है, नेपोलियन सेंसरशिप लगाए थे। ठीक, तो सेंसरशिप का मतलब समझ गए कि जैसे कुछ भी, इस सेंसरशिप का मतलब होता है कि अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाना, देश को बेहतर से बेहतर बनाना। ठीक है, इसी के लिए सेंसरशिप होता है। ठीक है, जो सेंसरशिप लाया था वो मतलब लागू किया था वो नेपोलियन किया था, कुछ चीजों पर लगा दिया था, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो रूढ़िबद्धता समझ में आया होगा, सेंसरशिप आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम इसको रिच करके आगे बढ़ रहे हैं उदारवाद की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए जो करना है। चलिए आइए हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं,
उदारवाद, उदारवाद। ठीक, उदारवाद जो है, ठीक है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता, आजादी या स्वतंत्रता। ठीक, तो उदारवाद का सीधा सीधा मतलब हुआ किससे? स्वतंत्रता से। उदारवाद का मतलब किससे हो गया? स्वतंत्रता से। ठीक, उस समय जो यूरोप में स्वतंत्रता का मतलब था, ठीक है, यूरोप में उस समय स्वतंत्रता का अर्थ था भाई कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, सभी को एक समझा जाए, सभी को एक समझा जाए, ठीक है ना, मतलब कानून के सभी समक्ष सभी क्या हो? समानता, मतलब इक्वल हो, ठीक है, सभी को एक समझा जाए, मतलब कोई विशेष अधिकार ना हो, मतलब विशेषाधिकार की समाप्ति हो, ठीक है, विशेषाधिकार की समाप्ति, ठीक है। दैट टाइम मतलब उस समय जो यूरोप में उदारवाद या स्वतंत्रता का अर्थ यही था कि भाई कानून के समक्ष सब समान हो और सभी को क्या समझा जाए? एक बराबर समझा जाए, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाए, विशेषाधिकार बेसिकली समाप्त हो जाए। तो ये था उदारवाद का अर्थ। ठीक, अब हम लोग लगभग कुछ मतलब जो टर्म आएंगे बीच बीच में, उदारवाद, रूढ़िवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद, देश, राष्ट्र, ठीक है, ये सब, ठीक, तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब जब हम अगला मतलब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा वो आप लोग चैप्टर में चलेंगे और उस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग 9th का थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। ठीक, क्योंकि बिना 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़े आप लोग को 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो रिलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप लोग, ठीक है, 9th का चैप्टर फर्स्ट स्वयं से पढ़िएगा। एक बार हो सकेगा तो 10th का भी चैप्टर फर्स्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद किसी चीज को पढ़ते हैं तो ज्यादा रिलेट होता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।